सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में पवन सीरीज में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पर हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि 3 पार्ट में कंप्लीट होगा, इसके बाद एक और पार्ट आएगा और उसके बाद आपका ये पूरे का पूरा अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो पेट्रोलियम गैस आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कार्बन शब्द का प्रतीक क्या है? तो सी है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कोयले से प्राप्त ईंधनों के प्रकार बताइए। तो कोल, तार, कोल गैस, ये सब कोयले से प्राप्त होने वाले ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 64 है, द्रव ईंधन के प्रकार बताइए। द्रव ईंधन क्या है? द्रव जो लिक्विड में आते हैं जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, ये सब द्रव ईंधन है। और गैस में क्या आता है? एलपीजी गैस, जो हम घरों में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम है। तो सर्वप्रथम बनाए गए कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? यौगिकों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें उपस्थित यौगिकों में से एक तत्व कार्बन होता है, उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि यौगिकों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनमें उपस्थित तत्वों में से एक तत्व जरूर कार्बन होता है, तो इसलिए इन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? तो हीरा कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 69 है, डायबिटीज या मधुमेह क्या है? तो जब किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो उस व्यक्ति को मधुमेह से ग्रसित कहा जाता है, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाना। क्वेश्चन नंबर 70 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हो सकता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग, जैसे कि टीबी हुआ, चेचक हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 है, मधुमेह रोग का प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो रोगी का मुंह खुश्क रहना तथा अधिक प्यास लगना। क्वेश्चन नंबर 72 है, सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? दोस्तों, तो सामान्य स्थिति में हृदय के कंपन की जो गति होती है वो 60 से 80 की गति होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, उच्च रक्त शर्करा क्या है? तो यदि रक्त शर्करा सामान्य से अधिक हो जाती है तो इसे हम उच्च रक्त शर्करा कहते हैं। या यहाँ पर शर्करा का मतलब एक तरीके से आप समझिए मधुमेह ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाई शुगर की बात यहाँ पर की गई है। जब ब्लड में अधिक शुगर बढ़ जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, रक्त शर्करा का सामान्य स्तर क्या है? तो 70 से 100 के बीच। क्वेश्चन नंबर 75 है, 2 प्रमुख रोगों के नाम बताइए। तो एंजाइना और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। क्वेश्चन नंबर 76 है, रुधिर दाब क्या है? जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसी रुधिर दाब कहते हैं। जैसे कि ये कोई पाइप है और इस पाइप में से पानी जा रहा है, तो पानी में एक अपना एक दाब होगा ना, जिस दाब से ये पानी जा रहा होगा पाइप में से। तो उस प्रकार से हमारे शरीर में जो धमनियां होती हैं या जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें रुधिर बहता है और उसी जिस दाब से वह बहता है वही क्या होता है? रक्त दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, हृदय की गति की जाँच किस यंत्र से की जाती है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। क्वेश्चन नंबर 78 है, रक्त में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होने से मधुमेह होता है? तो शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से। क्वेश्चन नंबर 79 है, पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण समस्त बाहरी दशाओं तथा प्रभावों का योग है जो प्रत्येक जीव या प्राणी के विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्रोड किसे कहते हैं? पृथ्वी घूरने के क्रम में सबसे अंदर वाले ठोस गोले को हम क्रोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, वन, मृदा तथा खनिज पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो भी हमारे आसपास दिखता है, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, चाहे जो हम पानी पीते हैं, जो हम सांस लेते हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे पास है, जो पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, पहाड़ है, झील है, नदियां हैं, खनिज पदार्थ है, जो सब क्या है? माँ प्रकृति ने ही तो हमें दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, वास स्थान क्या है? जिस स्थान पर जीव वास करते हैं उसे हम वास स्थान कहते हैं। जैसे कि हम जहाँ रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। तो ऐसे ही वास स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, 2 जलीय पौधों के नाम बताइए। तो कुमुदनी, हाइड्रिला, इसके अलावा जलकुंभी, सिंघाड़ा, ये सब भी क्या जलीय पौधे ही हैं। कमल।
क्वेश्चन नंबर 84 है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी उष्मा को ग्रहण करती या रोकती है। इसी कारण क्या हो रहा है, हर साल जो तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 है पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है, तो यह बाह्य तथा आंतरिक अनुकूलन है। क्वेश्चन नंबर 86 है मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है, तो गलफड़ा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें होता है, तो डेसिबल में होता है। आप लोगों ने देखा है डेसिबल में होता है, आप लोगों ने समावेशी शिक्षा में पढ़ा होगा कि डेसिबल इसमें हम मापन करते हैं। जो बच्चे नहीं सुन पाते या जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनका हम किस तरीके से डेसिबल स्तर के आधार पर ही उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि आंशिक बाधित कौन से बच्चे हैं, गंभीर बाधित कौन से बच्चे हैं। ये हम क्या करते हैं, उनको इसी के आधार पर डिसाइड करते हैं, उनके सुनने के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 88 है प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो हम इस प्रकार की ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। या एक खाली कमरे में आप बोलोगे तो आप देखोगे आपकी आवाज गूंज रही है और आपको फिर सुनाई दे रही है। इसी प्रकार से जो प्रतिध्वनि होती है वो अगर आप पहाड़ों में हैं, आप बोल रहे हैं तो आपकी ध्वनि फिर जो आप बोलोगे वही वो पहाड़ वही ध्वनि फिर टकरा करके वापस आएगी और फिर ऐसा लगेगा कि आप ही बोल रहे हो उसको फिर दोबारा। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है यदि आधा लीटर जल तथा आधा लीटर सरसों का तेल को समान मात्रा में उष्मा दी जाए तो इसमें से किसके ताप में अधिक वृद्धि होगी। दोस्तों जो तेल है वो बहुत ज्यादा हीट होता है, तो इसीलिए आधा लीटर जो सरसों का तेल है या इसके ताप में अधिक वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 90 है धातु की केतली के हत्थे पर बेंत का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों धातु की केतली के हत्थे पर बेंत का आवरण इसलिए रहता है क्योंकि बेल यानी कि लकड़ी उष्मा का कुचालक है। केतली के गर्म होने पर इसे पकड़ने में आसानी रहती है। जैसे कि जो कढ़ाई होता है, कढ़ाई के अगल बगल आप देखते हो जो उसका हत्था होता है इसके हम पकड़ते हैं। यहाँ पर कभी कभी आप देखो प्लास्टिक भी लगा होता है, कभी कभी लकड़ी भी लगी होती है। इसके अलावा जो केतली होती है, इसके अलावा जो फ्राई पैन हम घरों में यूज करते हैं, फ्राई पैन में भी आप देखते हो प्लास्टिक लगा होता है इस तरीके से, ताकि उसको क्योंकि वो उष्मा का कुचालक होता है तो पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा, लेकिन ये जो हत्था है ये गर्म नहीं होता है, जिससे आसानी से हम बर्तन को गैस पर से उठा करके चूल्हे पर से नीचे रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से केतली के गर्म होने पर भी हम क्या करते हैं, आसानी से उसको पकड़ सकते हैं, इसीलिए केतली के हत्थे पर बेंत का आवरण लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है ध्वनि तरंग के किस प्रकार का उदाहरण ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 92 है तो उष्मा का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है, तो क्या है, जूल है। याद रखिएगा उष्मा का मात्रक जूल एमकेएस पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 93 विशिष्ट उष्मा क्या है, तो उष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है उसे हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है जल तुल्यांक का मात्रक क्या है, तो ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 95 है मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण क्षमता इसे हम श्रव्य आवृत्ति भी कहते हैं या श्रव्य तरंग भी कहते हैं। तो याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछेगा कि श्रव्य तरंग की आवृत्ति यानी कि जिन्हें हमारे कान सुन सकते हैं, श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितने हर्ट्ज से लेकर के कितने हर्ट्ज तक होती है, तो आप बताओगे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। परा मतलब जिनको हमारे कान नहीं सुन सकते, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकते। फिर इसके बाद देखिए अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की तरंगे होती हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिनको मानव कान सुन सकता है, हमारे कान सुन सकते हैं। अब पराश्रव्य 20,000 से ऊपर की और अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से नीचे की। 20 हर्ट्ज से नीचे का मतलब है 19 हर्ट्ज, 18 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, ये इन ध्वनियों को हम हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है गुप्त उष्मा क्या है, तो बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, जैसे कि ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में आवश्यक उष्मा को पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी कि बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम 1 कैलोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहा गया है, तो एक कंपन में चली गई दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 से देखते हैं।
और यहाँ पर हम 120 क्वेश्चन तक टोटल पढ़ेंगे ताकि आप लोग का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो, फिर थर्ड पार्ट में जितने क्वेश्चन है हम उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। और आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थर्ड सेमेस्टर के सारे विषयों के पवन सीरीज मैंने पढ़ा दिया, राजन सीरीज पढ़ा दिया है, सारे बहुविकल्पी, सारे अतलक उत्तरी खत्म कर दिए हैं पढ़ा के, और ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 101 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 102 है, एसआई पद्धति में ताप का मात्रा क्या है? तो केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 103 है, ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है? तो ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और पदार्थ की ताप वृद्धि। तो ऊष्मा की मात्रा Q इक्वल टू क्या होता है? ms डेल्टा T, m इंटू एस इंटू डेल्टा T, यानी कि m पदार्थ का द्रव्यमान, s जो है विशिष्ट ऊष्मा और T क्या है? पदार्थ के ताप में वृद्धि। जहां पर डेल्टा T बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1, पदार्थ के ताप में वृद्धि या ताप में परिवर्तन। तो इस तरीके से Q इक्वल टू ms डेल्टा T आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो आपको पता है ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, गलनांक क्या? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, क्वथनांक क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि इस ताप पर जल उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, उष्मा का संचरण किसे कहते हैं? तो उष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को हम उष्मा का संचरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, उष्मा के कुचालक कौन है? तो लकड़ी उष्मा की कुचालक है क्योंकि इसमें से उष्मा का संचालन नहीं होता है। फिर कांच है, कागज है, ऊन है, वायु है। अब उष्मा के सुचालक कौन कौन से हैं? उष्मा के सुचालक देखिए, लोहा है, लोहे का बर्तन में हम खाना बनाते हैं ना, लोहा क्या तुरंत गर्म होता है और उसमें खाना पक जाता है। एल्यूमिनियम का बर्तन भी, एल्यूमिनियम भी तुरंत गर्म होता है, यानी कि यह भी उष्मा का सुचालक है। और तांबे के बर्तनों में भी खाना बनता है। तो इस तरीके से लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा ये सब क्या है? सुचालक है। लकड़ी, कांच, कागज, ऊन ये सब क्या है? उष्मा के कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि सूर्य हुआ। इसके अलावा बल्ब भी हम कह सकते हैं कृत्रिम स्रोत है दीप्त का, लेकिन ये भी है, बल्ब भी है, लालटेन भी है, इसके अलावा मोमबत्ती है। क्वेश्चन नंबर 111 है, अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? तो अदीप्त वस्तु जिनमें से कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, जैसे कि मेज, कुर्सी, बॉक्स, बर्तन, पेन, रबर, इरेजर, सारी चीजें क्या है? इनसे कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, तो ये अदीप्त वस्तुएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 112, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रायः प्रकाश गमन पथ की कल्पना हम किसी अति सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले प्रकाश से करते हैं, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा झरोखा, उसमें से प्रकाश निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 113 है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में लगे समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। T इक्वल टू 1/n या n इक्वल टू 1/tk होता है, ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। जैसे कि जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है वो यहाँ से एक बार इधर जाएगी, इतना ऊपर उठी, यहाँ जाने के बाद फिर यहाँ आई और फिर यहाँ आने के बाद फिर अपनी पूर्व अवस्था में जब वापस आ गई, तो ये पूरा एक कंपन इसने किया और इसका पूरा एक आवर्तकाल कंप्लीट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 है, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर देखिए तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 116 है, किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या होता है? तो v इक्वल टू होता है n लैम्डा के। तो यहाँ पर n आवृत्ति हो गई, तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो गई। तो किसी तरंग की आवृत्ति n, चाल v तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो चाल बराबर यानी कि v इक्वल टू n इंटू लैम्डा के। क्वेश्चन नंबर 117 है, फोकस दूरी क्या है? फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुता किससे ज्ञात की जाती? तो डेसिबल के द्वारा हम पता लगाते हैं ना। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि डेसिबल की प्रबलता और मृदुता से हम किसको ज्ञात करते हैं? तो हम ध्वनि की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा कि डेसिबल से ही हम जान पाते हैं कोई भी ध्वनि तीव्र है या मृदु है। क्वेश्चन नंबर 119 है, ध्वनि का वेग, तो v इक्वल टू n लैम्डा, चाहे वेग कहिए चाहे चाल कहिए। क्वेश्चन नंबर 120 है, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार बनाना या कल्पना। आप लोगों ने शैक्षिक मूल्यांकन में पढ़ा है परिकल्पना क्या होती है, समस्या का प्रस्तावित उत्तर होती है। सेम चीज यहाँ पर भी, घटना के कारण को बताने के लिए हम क्या करते हैं? पहले से विचार बनाते हैं और कल्पना करते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए सेकंड पार्ट में। दोस्तों थर्ड सेमेस्टर के हर एक विषय की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। आप सारे वीडियोस को देखिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप पे, अपने फ्रेंड्स को, अपने प्रिय मित्रों को। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। और आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे, बस आप ऐसे चैनल से बने रहिए। और आप लोगों को अगर सारे विषयों की मास्टर क्लास चाहिए, सारे विषयों के अगर आपको वीडियोस चाहिए, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ चाहिए, हर एक वीडियो को बिना किसी ऐड प्रचार के अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। और ऐप से आप लोगों को बहुत सारा फायदा होगा और कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो ऐप की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर बराबर हम सारे के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट डाल देते हैं ताकि किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएं और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी बेहतर से बेहतर कर पाएं। चैनल से बने रहिए। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।